नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड पार्ट 2 कंटिन्यू करती हूँ। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं। ऊपर और नीचे प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? संभव ही नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने ही चाहिए। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। ये अनिवार्य है, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार ज़रूरी हैं, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, सही समय पर सही जगह होना ही काफ़ी नहीं, आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियाँ क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध हैं? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई वह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार या काबिल हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? आप क्या मूड न होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे एक प्रिय लेखक स्टुअर्ट वाइल्ड ने कहा था, सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग स्वाभाविक रूप से आपकी और आकर्षित होंगे और जब वे आने लगेंगे तो उन्हें बिल थमा दें। दौलत का सिद्धांत। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ सकते हैं। आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आता है लेकिन वे उसे गंवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाँ फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो दिखा सकता है, बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार न हों, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज़्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ वे आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलेनियर्स बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड मिलेनियर्स पैसा गंवा देते हैं
तो आम तौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन वह 6 साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पा ली बल्कि उससे भी ज़्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलेनियर्स पैसा तो गंवा सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते, उनका मिलेनियर मस्तिष्क। जाहिर है डोनाल्ड के मामले में यह उनका बिलियनियर मस्तिष्क। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलेनियर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती तो आपके हिसाब से वे अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? ज़्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को दिवालिया और वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं बिलियनों पर निर्धारित है। ज़्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों नहीं हज़ारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट हज़ारों पर नहीं बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का वित्तीय थर्मोस्टेट तो 0 से भी नीचे निर्धारित होता है। वे लोग बुरी तरह ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग कभी अपनी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते। ज़्यादातर लोग सफल नहीं हैं। सोच से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। मान लें कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। लेकिन वे फल वास्तव में आए कहाँ से हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। जो ज़मीन के अंदर है वह ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आप अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। दौलत का सिद्धांत, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। जाहिर है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में कफूर हो जाएंगी। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते वह किसी भी दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आप
इस बात से चाहे सहमत हो या ना हो, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते, उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज़ जमीन के ऊपर की चीज़ उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा न दिखने वाली चीज़ें दिखने वाली चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में ज़मीन के अंदर की चीज़ों ने ही ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा किया है। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको ज़मीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। 4 क्वाड्रेंट MESP। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते। हम एक साथ कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता कि भौतिक धरातल तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट का एक सिर्फ प्रिंट आउट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अभी अभी अपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की है। आप प्रिंट बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंट में से बाहर निकल आती है। प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है। आप अपना भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकल आती है और उसमें गलती जगह जहाँ की तहाँ मौजूद होती है। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी तो इसे मिटाया था। तो इस बार आप एक ज़्यादा बड़ा इरेजर लाते हैं और गलती को ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी इरेजिंग नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं जो 300 पेज का है। अब आपके पास अपनी ज़रूरत के सारे साधन और ज्ञान हैं। आप तैयार हैं। आप फिर से प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन यह क्या, फिर वही प्रिंट आउट जो प्रिंट आउट हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ हो क्या रहा है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? यहाँ पर हो या रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट नहीं, प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। दौलत का सिद्धांत, धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की कमी समस्या है? अब यह बात सुन लें, धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है, यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हों, चाहे वे लाभदायक हों या हानिकारक, अच्छे हों या बुरे, सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार
सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी दुनिया में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही। यही मुद्दे की बात है। घोषणाएं परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। अपने सेमिनारों में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिनसे आप ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं और सीखी गई बातों को ज़्यादा याद रख पाते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है, आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं, आप जो करते हैं उसे समझते हैं। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब आप इस पुस्तक के हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में पहुँचे तो हर बार अपना हाथ दिल पर रखकर एक घोषणा करें कि अपनी तर्जनी से सिर को छूकर एक और घोषणा करें। क्या है? यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं। घोषणाएं आखिरकार इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि हर चीज़ एक ही तत्व से बनी है। ऊर्जा, सारी ऊर्जा तरंगों और कंपनों में यात्रा करती है। इसलिए आपकी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है और उसी समय अपना शरीर छूकर आप अपनी अनूठी गूंज महसूस कर सकते हैं। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश भेजती हैं बल्कि अवचेतन मन को भी सशक्त संदेश भेजती हैं। घोषणा और संकल्प के बीच जरा सा ही अंतर है, लेकिन मेरे हिसाब से यह बेहतर महत्वपूर्ण है। संकल्प की परिभाषा है एक सकारात्मक कथन जो यह दावा करता है कि जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही हासिल हो चुका है। घोषणा की परिभाषा किसी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। संकल्प में यह दावा निहित होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। मैं संकल्पों का समर्थन नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज़ को सच कहते हैं जो वर्तमान में सच नहीं, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज़ कहने लगती है यह सच नहीं, यह झूठ है, बकवास है। दूसरी तरफ घोषणा में ऐसा नहीं कहा जाता है कि यह सच है। इसमें तो सिर्फ यह बताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं। धीमी आवाज़ इसे मान सकती है क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह वर्तमान में सच है, हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा यह इरादा है। घोषणा आधिकारिक होती है, यह ब्रह्मांड और आपके शरीर में ऊर्जा का औपचारिक कथन है। परिभाषा का एक और महत्वपूर्ण शब्द है काम। आपको अपने इरादे को हकीकत में बदलने के लिए सभी आवश्यक काम करने होंगे। मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह सुबह और रात को अपनी घोषणाएं जोर से करें। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। मुझे मानना होगा कि जब मैंने इस बारे में पहली बार सुना था तो मैंने कहा था संभव ही नहीं है, यह घोषणा का झमेला मुझे तो झूठे सपने जैसे लगता है। लेकिन चूंकि मैं उस वक्त दिवालिया था, इसलिए मैंने फैसला किया क्या फ़र्क पड़ता है, इससे मुझे कोई नुकसान तो हो नहीं सकता। फिर मैं नियमित घोषणाएं करने लगा। अब मैं अमीर बन चुका हूँ। इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मुझे घोषणाओं के असरदार और कारगर होने पर पूरा यकीन है। सच तो यह है कि मैं दोषदर्शी और दिवालिया रहने के बजाय झूठा सपना देखकर अमीर बनना चाहूँगा। आपका क्या ख्याल है? यह कहने के बाद मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना हाथ
दिल पर रखकर नीचे दी गई घोषणाएं दोहराएं। घोषणा मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अब अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मैं आपको विशेष बोनस देना चाहता हूँ। अगर तो आपको यह पुस्तक की सभी घोषणाओं की मुफ्त सूची मिलेगी जो सुंदर लिखावट में है। आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं और मढ़वा भी सकते हैं। धन आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है? रेडियो या टीवी पर मैं अक्सर यह कहता हूँ, मुझे 5 मिनट का समय दे, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। दौलत का सिद्धांत, मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। कैसे? छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है। यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई और चीज़ नहीं करती। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? या किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिज़ाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बताना चाहता हूँ। यानी फार्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र के कई बहुत सम्माननीय शिक्षकों ने इस फार्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बनाया है। इसे प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है और वह फार्मूला यह है, TFAR। दौलत का सिद्धांत, विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं, कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के तालमेल का परिणाम है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन है? ज़्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृत शामिल होंगे। आइए संस्कृत के बारे में विचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों में धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग ही नीति होती है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नज़रिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नज़रिया रखना है? आपका अंदाज़ा सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाए। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना है और काम करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती हैं और आपको एक सांचे में ढाल देती हैं। ये आपकी स्वचालित प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं जो ज़िंदगी भर चलती हैं। जाहिर है यह तब तक होगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फाइलों को दबा न लें। हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। हम हर साल हजारों लोगों के लिए यही काम करते हैं। मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में
हम इस काम को ज़्यादा गहरे और ज़्यादा स्थायी स्तर पर करते हैं। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक और कार्य परिणामों तक। तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में होती हैं, और यह जानकारी कहाँ से आती है? यह आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यह सच है, आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। इसलिए अक्सर इसे कंडीशन्ड मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ के आधार पर हम अब अपनी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को नीचे दिए तरीके से संशोधित कर सकते हैं। PTFAR। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। आपकी भावनाएं आपके कार्य को उत्पन्न करती हैं। आपके कार्य आपके परिणामों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा लें। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीके से कंडीशनिंग होते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग। आपने बचपन में क्या सुना था? मॉडलिंग, अनुसरण। आपने बचपन में क्या देखा था? विशेष घटनाएं। आपने बचपन में क्या अनुभव किया था? कंडीशनिंग के इन 3 पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम इन पर विस्तार से विचार कर लेते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के लिए खुद को सही तरीके से कंडीशनिंग कैसे कर सकते हैं। पहला प्रभाव, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। बड़े होते समय आपने धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाएं। अमीर लोग लालची होते हैं। अमीर लोग अपराधी होते हैं। अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा गंदा होता है। अमीर ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, कभी पर्याप्त नहीं रहता, और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। घर में जब भी मैं अपने पिताजी से पैसे मांगता था तो वे चिल्ला पड़ते थे, मैं किस चीज़ से बना हूँ? पैसे से। मैं मजाक में कहता था, काश ऐसा होता, मैं आपकी एक बाँह, एक हाथ, एक उंगली ले लेता। मेरे इस मजाक पर वे एक बार भी नहीं हंसे। यही इसलिए मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना, वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। शाब्दिक कंडीशनिंग बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, एक बार मेरा 3 साल का बेटा जेस भागता हुआ मेरे पास आया और रोमांचित स्वर में बोला, डैडी हम निंजा टर्टल मूवी देखने चलते हैं। यह पास में ही चल रही है। मुझे सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने छोटे बच्चे को भूगोल का इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। कुछ घंटे बाद मुझे टीवी विज्ञापन में जवाब मिल गया, जिसमें फिल्म के विज्ञापन के नीचे यह लाइन लिखी थी, अब आपके करीबी थिएटर में चल रही है। शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति की एक और मिसाल हमारे मिलेनियर माइंड सेमिनार का एक प्रतिभागी है। स्टीफन को पैसे कमाने में
कोई समस्या नहीं आती थी, उसे तो पैसे को रोक कर रखने में समस्या आती थी। जिस वक्त स्टीफन कोर्स में आया वह हर साल $8 लाख कमा रहा था और पिछले 9 साल से इतना ही कमा रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसका खर्च खींच तान कर चलता था। किसी न किसी तरह वह अपने पैसे को खर्च करने, उधार देने या गलत निवेश निर्णय लेकर गंवा देने में कामयाब हो जाता था। कारण चाहे जो हो, उसकी कुल जमा पूंजी शून्य थी। स्टीफन ने हमें बताया कि उसके बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वह गरीबों का खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा ही होना चाहिए, उसके बाद अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप सुअर हैं। स्टीफन के अचेतन मन में क्या चल रहा था यह पता लगाने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। कोई हैरानी नहीं कि वह कड़का था। उसकी माँ ने शाब्दिक कंडीशनिंग करके उसे यह विश्वास दिला दिया था कि अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने को लालची होने के साथ जोड़ दिया। जाहिर है लालची होना बुरी बात है, और चूंकि वह बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए अचेतन रूप से वह अमीर भी नहीं बन सकता था। स्टीफन अपनी माँ से प्रेम करता था और उनकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता था। अगर वह अमीर बन जाता तो यह स्पष्ट रूप से उसकी माँ को पसंद नहीं आता, जो अमीरों को लालची मानती थी। इसलिए उसके लिए इकलौता तरीका यह था कि वह काम चलाऊ पैसे से ज़्यादा आमदनी से जैसे तैसे छुटकारा पा ले, वरना उसकी माँ उसे सुअर समझेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ या किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद के बीच चुनाव का सवाल उठने पर ज़्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। संभव ही नहीं, मस्तिष्क इस तरह से काम नहीं करता। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव दिखता है, लेकिन जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। दौलत का सिद्धांत, जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। हम अब अपनी कहानी की ओर लौटते हैं। कोर्स में 10 मिनट से भी कम समय में हमने कुछ बेहद प्रभावकारी अनुभवजन्य तकनीकों का प्रयोग करके स्टीफन के धन के ब्लूप्रिंट को बदल दिया। इसके बाद वह सिर्फ 2 साल में कड़के से मिलेनियर बन गया। कोर्स में स्टीफन को यह समझ में आ गया कि उसके नकारात्मक विश्वास उसकी माँ के थे, उसके नहीं थे, और ये विश्वास उसकी माँ के अतीत की प्रोग्रामिंग पर आधारित थे। हम इसे एक कदम आगे ले गए और उससे एक ऐसी रणनीति बनवाई जिससे उसका अमीर बनना उसकी माँ को भी पसंद आए। यह सरल था। उसकी माँ को हवाई में रहना बहुत पसंद था, इसलिए स्टीफन ने माऊ में समुद्र किनारे के एक कांडो में निवेश कर दिया। वह उन्हें सर्दियों में वहाँ भेज देता है। 6 महीने तक वे स्वर्ग में रहती हैं, और वह भी अब माँ को उसकी अमीरी पसंद है। यही नहीं, वे हर एक को बताती रहती हैं कि उनका बेटा कितना उदार है। दूसरी बात, उसका अपनी माँ से साल में 6 महीने पाला नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। जीवन में मेरी शुरुआत धीमी रही, लेकिन उसके बाद मैं बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अजीब बात यह थी कि शेयर में मुझे कभी कमाई नहीं होती थी। अपने धन के ब्लूप्रिंट के बारे में जागरूक होने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो काम से लौटने के बाद हर शाम को मेरे डैडी डिनर की टेबल पर अखबार लेकर बैठते थे, शेयर के भाव देखते थे और टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाते थे, ये घटिया शेयर है। फिर वे अगले आधे घंटे तक इस बारे में बड़बड़ाते रहते थे कि पूरा सिस्टम कितना मूर्खतापूर्ण है और शेयरों में फ़ायदा कमाने की उम्मीद करने से ज़्यादा अच्छा तो यह रहेगा कि लास वेगास जाकर जुआ खेला जाए। जब आप शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति को समझ चुके हैं तो
क्या आप देख सकते हैं कि शेयर बाजार में मुझे फ़ायदा न होने में हैरानी की कोई बात नहीं थी। मेरी शाब्दिक प्रोग्रामिंग असफल होने के लिए हुई थी। मेरे मस्तिष्क को अचेतन रूप से गलत शेयर गलत कीमत पर गलत समय खरीदने के लिए प्रोग्राम किया गया था, क्योंकि अचेतन रूप से मेरे धन के ब्लूप्रिंट को सही साबित करने के लिए, जिसके अनुसार शेयर घटिया होते हैं। बहरहाल, जब मैंने अपने अंदर के वित्तीय बगीचे से इस विशाल जहरीले खरपतवार को खोदकर बाहर निकाल दिया तो मुझे ज़्यादा अच्छे फल मिलने लगे। जब मैंने खुद को दोबारा कंडीशन कर लिया तो उसके बाद मैं जो भी शेयर खरीदता था उसका भाव तत्काल बढ़ने लगता था। जब से मुझे शेयर बाजार में अद्भुत सफलता मिली है, हालांकि अविश्वसनीय और अजीब लगता है, लेकिन जब आप वाकई समझ जाते हैं कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है तो यह बिल्कुल तार्किक लगने लगता है। एक बार फिर आपकी अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है। आपकी सोच आपके निर्णयों को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं, जो अंततः आपके परिणामों को तय करते हैं। परिवर्तन के 4 प्रमुख तत्व हैं, जिनमें से प्रत्येक आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट की दोबारा प्रोग्रामिंग के लिए अनिवार्य है। ये तत्व साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। परिवर्तन का पहला तत्व जागरूकता। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको इसके अस्तित्व का पता नहीं हो। परिवर्तन का दूसरा तत्व समझ। आपको सोचने का तरीका, आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हुआ, यह समझने से आप यह जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। परिवर्तन का तीसरा तत्व अलगाव। जब आपको एहसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं किसी दूसरे का है, तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। इसके लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आप आज जहाँ हैं और आने वाले कल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप सोचने के इस तरीके का निरीक्षण करके इसकी हकीकत देख सकते हैं। आप जान जाते हैं कि यह जानकारी ऐसी फाइल है जो आपके दिमाग में बहुत पहले से रखी हुई है और हो सकता है कि अब वह सच्ची या महत्वपूर्ण ना हो। परिवर्तन का चौथा तत्व रिकंडीशनिंग है। हम इस पुस्तक के खंड में 2 में इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वहाँ हम आपको दौलत पैदा करने वाली मानसिक फाइलें देंगे। अगर आप एक कदम आगे जाना चाहें तो मैं आपको अपने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आपको प्रभावी अनुभवजन्य तकनीकों की श्रृंखला से गुजारा जाता है। ये तकनीकें आपके अवचेतन को सूक्ष्म तरीके से हमेशा के लिए बदल देंगी। इनसे आपका मस्तिष्क धन और सफलता के संदर्भ में सकारात्मक प्रतिक्रिया करने के लिए रिकंडीशनिंग हो जाएगा। स्थायी परिवर्तन के लिए निरंतरता और सतत समर्थन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको एक और तोहफा देना चाहूँगा। अगर आप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हर सप्ताह आपको एक गूढ़ सबक मिलेगा जो सफल होने में आपकी मदद कर सकता है। हम शाब्दिक कंडीशनिंग की चर्चा पर दोबारा लौटते हैं। अब हम बताते हैं कि आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को सुधारने के लिए इसी वक्त कौन से कदम उठा सकते हैं। परिवर्तन के कदम। शाब्दिक प्रोग्रामिंग। जागरूकता। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें लिख लें। समझ। यह भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपको वित्तीय जीवन को अब तक किस तरह प्रभावित किया। अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे हैं, ये आपके शरीर या मूलभूत
अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि इस समय आप इन विचारों को बदलने का चुनाव कर सकते हैं? घोषणा, अपना हाथ दिल पर रखकर कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। दूसरा प्रभाव, मॉडलिंग। जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशनिंग किया जाता है वह है मॉडलिंग, अनुसरण। जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसों के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या उनमें से एक ने या दोनों ने अपने धन का अच्छा प्रबंधन किया था, खराब प्रबंधन किया? वे फिजूल खर्ची थे या मितव्ययी? वे चतुर निवेशक थे या वे निवेश ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे? उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था? आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर आपके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का स्रोत था या फिर इसे लेकर हमेशा बहस होती रहती थी? यह जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? शायद आपने यह कहावत सुनी होगी, बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। इंसान भी ज़्यादा पीछे नहीं है। बचपन में हम हर चीज़ अनुसरण से ही सीखते हैं। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पुरानी कहावत में काफ़ी सच्चाई है। सेब पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता। सेब पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता। इससे मुझे एक औरत की कहानी याद आती है जो डिनर के लिए हैम पकाते समय उसके दोनों सिरे काट देती थी। एक दिन यह देखकर उसका पति हैरान रह गया और उसने पूछा कि वह दोनों सिरे क्यों काटती है। पत्नी का जवाब था, मेरी माँ भी इसी तरह पकाती थी। संयोग की बात, उस औरत की माँ डिनर के लिए उस रात को उनके घर आ रही थी। उन दोनों ने उनसे पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती हैं। माँ का जवाब था, मेरी माँ इसी तरह पकाती थी। यह सुनकर उन्होंने नानी से फ़ोन पर पूछने का फैसला किया और पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती थी। उनका जवाब था, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी। सबक यह है कि आमतौर पर हम धन के क्षेत्र में अपने माता पिता या दोनों के तत्काल तालमेल के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए मेरे डैडी उद्यमी थे। वे भवन निर्माण के व्यवसाय में थे। वे हर प्रोजेक्ट में 1 दर्जन से लेकर 100 मकान तक बनाते थे। हर प्रोजेक्ट में ढेर सारा पैसा लगाना पड़ता था। डैडी घर की सारी पूंजी लगा देते थे और बैंक से भारी कर्ज ले लेते थे। हम तब तक कड़के ही रहते थे जब तक कि सारे मकान बिक नहीं जाते थे और नकद नहीं आ जाता था। परिणाम स्वरूप हर प्रोजेक्ट के शुरू होते समय हमारे पास पैसा नहीं रहता था और हम गले तक कर्ज में डूबे भी रहते थे। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस दौरान डैडी का मूड कोई खास अच्छा नहीं रहता था और ना ही वे उदारता के मूड में रहते थे। अगर मैं उनसे चवन्नी की भी कोई चीज़ मांगता था तो हमेशा उनका जवाब होता था, मैं किस चीज़ से बना हूँ? पैसे से? क्या तुम पागल हो गए हो? जाहिर है मुझे देला भी नहीं मिलता है था, बल्कि मुझसे दोबारा मांगने के बारे में सोचना भी मत। कहती कोपदृष्टि मिलती थी। मुझे यकीन है कि आपको भी कभी न कभी इसी तरह का अनुभव हुआ होगा। यह सिलसिला 1-2 साल तक चलता था, जब तक कि मकान अंततः बिक नहीं जाते थे। फिर हमारे घर पैसों की बरसात होने लगती थी। अचानक डैडी बिल्कुल बदल जाते थे। वे खुश, दयालु और उदार हो जाते थे। वे आकर मुझसे पूछते थे
कि क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे मन में तो आता था कि मैं उन्हें उनकी कोप दृष्टि वापस लौटा दूं, लेकिन मैं उतना मूर्ख नहीं था, इसलिए मैं बस आंखें मटका कर कह देता था, हाँ डैडी धन्यवाद। फिर हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से चलती थी, जब तक कि वह भयंकर दिन नहीं आ जाता था जब डैडी घर आकर यह घोषणा करते थे, मुझे एक अच्छी ज़मीन मिल गई है, हम वहाँ पर मकान बनाने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, यह सुनकर मैं कहता था, बहुत बढ़िया डैडी, शुभकामनाएं। हालांकि मेरा दिल डूब जाता था, क्योंकि मैं जानता था कि इसके बाद जीवन कितना संघर्षपूर्ण होगा। यह सिलसिला मेरी 6 साल की उम्र से लेकर तब तक लगातार चलता रहा, जब तक मैंने 21 साल की उम्र में हमेशा के लिए अपने माता पिता का घर नहीं छोड़ दिया। फिर यह सिलसिला थम गया, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा था। 21 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई पूरी की और जैसा आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, बिल्डर बन गया। मैं प्रोजेक्ट वाले कई अन्य व्यवसायों में भी गया। ना जाने क्यों थोड़े पैसे कमाने के कुछ समय बाद ही मैं दोबारा कड़का हो जाता था। मैं दूसरे बिजनेस में छलांग लगा देता था और ख़ुद को दुनिया के शिखर पर समझने लगता था, लेकिन साल भर बाद ही मैं खाई में पहुंच जाता था। उतार चढ़ाव का यह सिलसिला लगभग 10 साल तक चलता रहा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि शायद समस्या मेरा चुना हुआ बिजनेस नहीं है, मेरे चुने हुए पार्टनर नहीं है, मेरे कर्मचारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति या अच्छी स्थिति में छुट्टी मनाने या आराम करने का मेरा निर्णय नहीं है। मैं आखिरकार पहचान गया कि शायद मैं अचेतन रूप से अपने डैडी की उतार चढ़ाव भरी आमदनी के पैटर्न को दोहरा रहा हूँ। मैं बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि मैंने वह सीख लिया जो आप इस पुस्तक में सीख रहे हैं। मैं खुद को रिकंडीशनिंग करके इस उतार चढ़ाव भरे मॉडल से बाहर निकला और मैंने लगातार बढ़ने वाली आमदनी हासिल की। आज जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब भी मेरे मन में व्यवसाय बदलने और इस प्रक्रिया में खुद का नुकसान करने की सनक उठती है। लेकिन अब मेरे मस्तिष्क में एक और फाइल है जो इस भावना को देखकर कहती है, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। अब हम दोबारा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक अन्य उदाहरण आयरलैंड फ्लोरिडा के मेरे सेमिनार का है। हमेशा की तरह लोग ऑटोग्राफ लेने, हेलो कहने या धन्यवाद देने के लिए एक एक करके मंच पर आ रहे थे। मैं एक बूढ़े आदमी को कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि वो सुबकता हुआ आया। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था और आस्तीन से अपने आंसू पोंछ रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ हो गई। उसने कहा, मेरी उम्र 63 साल है और मैं काफ़ी लंबे समय से पुस्तकें पढ़ रहा हूँ और सेमिनार में जा रहा हूँ। मैंने हर वक्ता की बातें सुनी हैं और उसकी सिखाई हर चीज़ आजमा कर देखी है। मैं शेयर बाज़ार, रियल एस्टेट समेत हर क्षेत्र को आजमा कर देख चुका हूँ। मैं दर्जनों बिजनेस कर चुका हूँ। मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाकर MBA कर चुका हूँ। मेरे पास आम लोगों से 10 गुना ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं आज तक कभी आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाया हूँ। मेरी शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, लेकिन अंत में मैं खाली हाथ ही रह जाता हूँ। इतने वर्षों में मुझे इसका कारण कभी पता नहीं चल पाया। मैं सोचता था कि शायद मैं मूर्ख हूँ, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। आपकी बातें सुनने और आपके बताए काम करने के बाद मुझे आखिरकार सच्चाई पता चल गई। मुझ में कोई गड़बड़ नहीं है। मेरे दिमाग में तो मेरे डैडी का धन का ब्लूप्रिंट था और वही मेरे विनाश का कारण बना। मेरे डैडी ने मंदी के युग का सामना किया था। हर दिन वे काम खोजने या सामान बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटते थे। काश मुझे 40 साल पहले मॉडलिंग, अनुसरण और धन संबंधी कंडीशनिंग के बारे में पता चल जाता। मेरा इतना सारा वक्त, ज्ञान और सीखना तो बर्बाद नहीं होता। इसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगा
मैंने जवाब दिया, ज्ञान पाने में आपने जो समय लगाया है वह बर्बाद कहाँ हुआ। यह ज्ञान तो आपके मस्तिष्क में सोया हुआ है, या तो मस्तिष्क बैंक में इंतज़ार कर रहा है, अवसर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा है। जब आपके सफलता का ब्लूप्रिंट बना लिया है, आपने सफलता का ब्लूप्रिंट बना लिया है, तो आपकी सीखी हर चीज़ काम आ सकती है। आप बड़ी तेज़ी से सफलता को आकाश में पहुंचा सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब सच्चाई सुनते हैं तो जान जाते हैं। वह आदमी दोबारा बेहतर महसूस करने लगा और गहरी सांसें लेने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान खिल गई। उसने मुझे ज़ोर से गले लगाकर कहा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी बार जब मुझे उस आदमी की चिट्ठी मिली थी तो उसके जीवन में हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी। पिछले 18 महीने में वह इतनी सारी दौलत कमा चुका था जितनी उसने पिछले 18 साल में भी नहीं जोड़ी थी। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यता हो, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है तो आप वित्तीय दृष्टि से असफल ही रहेंगे। अक्सर हमारे सेमिनारों में ऐसे प्रतिभागी आते हैं जिनके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुके हैं या मंदी के दौर में रह चुके हैं। उन लोगों को प्रायः झटका लगता है जब उन्हें यह एहसास होता है कि उनके माता पिता के अनुभवों ने उनके धन संबंधी विश्वासों और आदतों को कितना ज़्यादा प्रभावित किया। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि पैसा कभी भी डूब सकता है, इसलिए जब तक इसका आनंद लेने का मौका है तब तक ले लो। बाकी लोग इसके उल्टे रास्ते पर जाते हैं। वे अपने पैसों को दांतों से पकड़ कर रखते हैं और मुश्किल समय के लिए बचाते हैं। बुद्धिमानी की सलाह, मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन यह जान लें कि इससे बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। हम अपने एक अन्य कोर्स में इरादे की शक्ति का सिद्धांत भी सिखाते हैं। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको यह मिलेगा मुश्किल समय, इसलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसा बचाने के बजाय खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें, या उस समय के लिए जोड़ें जब आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता जीत लेंगे। फिर इरादे के नियम के परिणाम स्वरूप आपको ठीक वही चीज़ मिलेगी। पहले हमने कहा था कि धन के क्षेत्र में हम में से ज़्यादातर लोग अपने एक या दोनों अभिभावकों के सामने होते हैं, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हम में से कुछ लोग अपने एक या दोनों अभिभावकों के विपरीत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या क्रोध और विद्रोह जैसे शब्दों की घंटी बजती है? संक्षेप में यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे कितने नाराज हैं। दुर्भाग्य से बचपन में हम अपने माता पिता से यह नहीं कह सकते, मम्मी डैडी आप लोग बैठ जाएं, मैं आपके साथ एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग जिस तरह से अपने पैसे या ज़िंदगी का प्रबंधन करते हैं वह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए बड़ा होने के बाद मैं अलग तरीके से काम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, शुभ रात्रि और सुखद स्वप्न। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके बजाय जब हमारे बटन दब जाते हैं तो हम आमतौर पर बौखला जाते हैं और इस तरह की बात सोचने लगते हैं, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं कभी आप जैसा नहीं बनूँगा, बड़ा होकर मैं अमीर बनूँगा, फिर मैं अपनी हर मनचाही चीज़ पालूँगा, चाहे वह आपको पसंद हो या ना हो। इसके बाद हम अपने बेडरूम की तरफ भागते हैं, धड़ाम से दरवाज़ा बंद करते हैं और भड़ास निकालने के लिए अपने तकिए या किसी और चीज़ पर मुक्के मारने लगते हैं। गरीब परिवार में
गरीब परिवारों में पले कई लोग गरीबी को लेकर नाराज और विद्रोही हो जाते हैं। अक्सर वे या तो घर से निकलने के बाद अमीर बन जाते हैं या कम से कम उनमें ऐसा करने की प्रेरणा तो होती है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आती है जो दरअसल बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। ये दोनों चाहे जितने अमीर बन जाएं या सफल बनने के लिए कितनी ही मेहनत कर लें, आम तौर पर वे सुखी नहीं होते, क्योंकि उनकी अमीरी या पैसे कमाने की प्रेरणा की जड़ में गुस्सा चिड़ है। परिणाम स्वरूप उनके दिमाग में पैसे और गुस्से के बीच कड़ी जुड़ जाती है। ऐसे लोग जितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता है। आखिरकार उच्चतर स्वरूप कहता है, मैं अब गुस्से और तनाव से थक चुका हूँ, मैं शांति और सुख चाहता हूँ। इस पर वे गुस्से और पैसे की कड़ी जोड़ने वाले मस्तिष्क से पूछते हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उनका मस्तिष्क तत्काल जवाब देता है, अगर तुम्हें कुछ गुस्सा छोड़ना है तो अपने पैसे से भी छुटकारा पाना होगा। तो वे ऐसा ही करते हैं, वे अवचेतन रूप से अपने पैसे से छुटकारा पा लेते हैं। वे फिजूल खर्ची कर बैठते हैं या निवेश का गलत निर्णय ले लेते हैं या वित्तीय रूप से तबाह कर देने वाला तलाक ले लेते हैं या अपनी सफलता को किसी दूसरे तरीके से बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन कम से कम वे सुखी तो हैं। सही गलत स्थितियां और बिगड़ जाती हैं, क्योंकि अब वे गुस्सा और दिवालिया दोनों हैं। उन्होंने गलत चीज़ से छुटकारा पा लिया है। गुस्से के बजाय उन्होंने पैसों से छुटकारा पा लिया, जड़ के बजाय फल से छुटकारा पा लिया। बहरहाल अपने माता पिता के प्रति उनकी नाराज़गी ही असली मुद्दा है और हमेशा था। जब तक उस गुस्से का समाधान नहीं निकलेगा तब तक वे कभी सचमुच खुश या शांत नहीं रह सकते, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो या ना हो। पैसा कमाने या सफलता पाने का आपका कारण या प्रेरणा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पैसे या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की ज़रूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता। दौलत का सिद्धांत, अगर धन या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की ज़रूरत, तो पैसे आपको कभी सुखी नहीं बना सकता, क्योंकि आप इनमें से किसी भी मुद्दे को पैसे से नहीं सुलझा सकते। मिसाल के तौर पर डर को ही ले लीजिए। अपने सेमिनारों में मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग मानते हैं कि डर आपके लिए सफलता की मूल प्रेरणा है? ज़्यादातर लोग अपने हाथ नहीं उठाते। बहरहाल इसके बाद मैं पूछता हूँ, आप में से कितने लोग मानते हैं कि सुरक्षा आपके लिए सफलता की मुख्य प्रेरणा है? लगभग हर हाथ व्यक्ति का ऊपर उठ जाता है। लेकिन एक बात समझ लें, सुरक्षा और डर एक ही चीज़ से प्रेरित होते हैं। सुरक्षा की चाह असुरक्षा से उत्पन्न होती है, जिसका आधार डर है। जो डर है तो क्या ज़्यादा पैसे से डर चला जाएगा? काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पैसा समस्या की जड़ नहीं है। समस्या की जड़ तो डर है। इससे भी बुरी बात यह है कि डर सिर्फ समस्या नहीं है, या तो एक आदत है। इसलिए ज़्यादा पैसा कमा लेने के बाद हमारे डर का सिर्फ प्रकार बदलता है। कड़की के दौर में हमें सबसे ज़्यादा डर यह लगता है कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे या हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा। सफल होने के बाद हमारा डर आमतौर पर बदल कर यह हो जाता है, अगर मेरी कमाई सारी दौलत चली गई तो क्या होगा? या हर व्यक्ति की निगाह में मेरी दौलत पर है, या मुझे ढेर सारा टैक्स देना पड़ेगा। संक्षेप में, जब तक हम मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं,
और डर को ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक चाहे कितना भी पैसा आ जाए कोई फ़ायदा नहीं होगा। जाहिर है, अगर हमारे सामने विकल्प मौजूद हो तो हम में से ज़्यादातर लोग दौलतमंद बनने के बाद उसे गंवाने का विकल्प चुनेंगे, बजाय इसके कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा ना हो। लेकिन दोनों ही तरीके ज़्यादा समझदारी भरे नहीं हैं। कई लोग वित्तीय सफलता पाने की प्रेरणा खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करने की चाह से मिलती है। इस पुस्तक के खंड 2 में हम इस चुनौती पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात इतना समझ लें कि ढेर सारी दौलत भी आपको पर्याप्त अच्छा साबित नहीं कर सकती। पैसा आपको वह नहीं बना सकता जो आप पहले से नहीं हैं। एक बार फिर डर की तरह ही हमेशा खुद को साबित करने का मुद्दा आपकी स्वाभाविक जीवन शैली बन जाता है। आपको यह एहसास ही नहीं होता कि यह आपको भगाए जा रहा है। आप खुद को बहुत सफल, मेहनती, संकल्पवान मानते हैं और ये सारे गुण अच्छे हैं। इकलौता सवाल है क्योंकि वह मूल इंजन क्या है जो इस सब को चला रहा है। जो लोग खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करने की प्रेरणा से संचालित होते हैं, उन्हें ढेर सारा पैसा भी अंदरूनी दर्द से राहत नहीं दे सकता। वे हमेशा यह सोचते रहेंगे कि वे और उनके जीवन की हर चीज़ पर्याप्त अच्छी नहीं है। पैसे या किसी भी चीज़ की कितनी ही मात्रा ऐसे लोगों के लिए कभी पर्याप्त नहीं होगी जो महसूस करते हैं कि वे खुद पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। एक बार फिर यह सब आप पर ही निर्भर है। याद रखें, आपका बाहरी संसार आपके अंदरूनी संसार का प्रतिबिंब है। अगर आपको यकीन है कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आप इस विश्वास को सही साबित करते हुए उस वास्तविकता को उत्पन्न करेंगे जिसमें आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। दूसरी ओर, अगर आप यकीन करते हैं कि आपके पास पर्याप्त है, तो आप इस विश्वास को सही साबित करते हुए प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे, क्योंकि आपकी जड़ प्रचुरता है और यह आपकी स्वाभाविक जीवन शैली बन जाएगी। गुस्से, डर और खुद को साबित करने जैसी चीज़ों को पैसे की प्रेरणा न बनाएं। इसके बजाय आप उद्देश्य, योगदान और खुशी की नई प्रेरणा बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको सुखी होने के लिए कभी भी पैसे से छुटकारा पाने की ज़रूरत नहीं होगी। विद्रोही या अपने माता पिता का विरोधी होना हमेशा समस्या नहीं होती। इसके विपरीत, अगर आप विद्रोही और पैसे के क्षेत्र में अपने माता पिता की आदतें खराब थीं, तो शायद यह अच्छा है कि आप उनकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। दूसरी तरफ, अगर आपके माता पिता सफल थे लेकिन आप उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो आप गंभीर आर्थिक कठिनाइयों में फंस सकते हैं। दोनों ही तरह से यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पैसे के क्षेत्र में आप अपने माता पिता के कितने अनुरूप हैं। थैंक यू सो मच।